ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। अब बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए किस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं 2025 में। मई से पहले और मई के बाद 2 हिस्सों में मैंने बांट रखा है, इंट्रो में भी बोला है और सभी राशिफल में मैं बता रहा हूँ। मुख्य ग्रहों को देखा जाए तो वर्ष के प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए है वो रहेगी है केतु आपके द्वादश भाव में है, राहु आपके छठे भाव में, शनि आपके पंचम भाव में और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ग्रह जो हैं वो उनकी अलग अलग स्थितियां हैं। वो सभी को ध्यान में रखते हुए और मुख्य रूप से बड़े ग्रहों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की संभावना मई से पहले वर्ष के पहले आधे हिस्से में आपके लिए बन रही है, इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्य क्षेत्र को देखा जाए। कार्य क्षेत्र वर्ष के प्रारंभ में विवादास्पद नजर आ रहा है। वहाँ पर अनावश्यक की लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद, तनाव, कुछ न कुछ, और वो लड़ाई झगड़ों के कारण जो है वो कार्य क्षेत्र की हानि, पद प्रतिष्ठा की हानि, नौकरी छूटने की संभावना, इस तरह के योग बनेंगे। इसलिए सावधानी अपेक्षित है। आप थोड़ा सावधान होकर के व्यवहार अपने कार्य क्षेत्र पर करें और बिना वजह लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। भूमि का सुख बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप लें, लाभकारी है। बेचना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बेचने खरीदने दोनों से लाभ की स्थिति बन रही है। तो भूमि का सुख, भूमि से लाभ, जमीन जायदाद, फ्लैट इत्यादि कुछ भी लेना चाहते हैं निवास के दृष्टिकोण से, वो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। यात्राओं में शुभता का योग है। शुभ कार्य संपन्न होंगे आपके हाथों से। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यात्राएं जो है वो सुखद होंगी और धर्म और सामाजिक कार्यों में आपका समय और धन खर्च होगा और उस तरफ आपको उत्साहित भी आप अधिक रहेंगे। मन लगाकर कार्य करेंगे सामाजिक उत्थान के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, बेहतर दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सफलता का योग है। कुछ अप्रत्याशित सफलताएं हासिल हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो पढ़ाई बंद कर दें। कई बार ज्योतिष को लोग भ्रांति से जोड़ लेते हैं कि नहीं ग्रह कह रहे हैं तो पास हो जाएंगे। नहीं, आप मेहनत को बढ़ाइए। समय अनुकूल है। समय जब अनुकूल होता है, जैसे कई बार होता है ना, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अच्छा मौसम होता है, सड़क भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, स्पीड नियंत्रित है, तो आप उसका आनंद लेते हैं और बड़े आराम से, सहजता से आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार का योग शिक्षा को लेकर इस समय बना हुआ है। आप प्रयास अगर अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, निराश नहीं होंगे। यानी आपका जो प्रयास है वो निष्फल नहीं जाएगा। यह ग्रह गोचर दर्शा रहे हैं इस समय गोचर में। पेट से परेशानी और रोग बाधा प्रारंभ में बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है, रहेगी। तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखें और जो है वो रोग को लेकर के, शारीरिक कष्ट को लेकर के, व्याधि को लेकर के आप सचेत रह करके उसे काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। विवाह के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह समय सामान्य नज़र आ रहा है। सामान्य, बेहतर, सामान्य ही कहूँगा इसको, न बेहतर कहूँगा न कोई बहुत, बल्कि थोड़ी बहुत कठिनाई और बाधा भी आएगी। यानी सामान्य से कम की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है कि सामान्य से कम जो है वो प्रभावशाली है। कुछ न कुछ विवाह के लिए बाधा और अड़चनें आएंगी और जो है उसमें सफलता मिलने में दिक्कत आएगी या विवाद हो सकता है। तो एक होता है ना कि जैसे बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, तो लोअर भी नहीं है, मिडिल क्लास भी हैं हम लोग, जैसे हम लोग हैं। तो उसी तरह से ये जो है वो लोअर बेटर है, इसको कहा जा सकता है। कम अच्छा है, बहुत शुभ नहीं है।
वाहन से लाभ का योग तो है, या वाहन खरीद भी सकते हैं, इस समय वाहन खरीदने का योग भी बनेगा आपके लिए, लेकिन दुर्घटना का भी भय है। तो वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि वाहन से दुर्घटना का योग वर्ष का पहला हिस्सा दिखा रहा है, सावधानी अपेक्षित है। संतान प्राप्ति के लिए जो है वो समय काफ़ी सहयोगी है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी, अच्छे डिसीजंस लेंगे, दूर की सोचकर निर्णय लेंगे, और वाणी में गंभीरता रहेगी। जो कुछ बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। संतान से सुख का भी योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न होगा संतान के क्रियाकलापों से। गुप्त शत्रुओं की भरमार रहेगी, यानी हिडन एनिमीज जो होते हैं कार्यक्षेत्र पे। हिडन एनिमी का मैं कई बार किसी ने पूछा था, मतलब एक घर परिवार समाज जहाँ रहते हैं वहाँ कार्यस्थल पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सामने खूब मीठा मीठा बात करेंगे, पीछे से जो है वो चूड़ी दिए रहते हैं आपके, जहाँ से आपका नुकसान होता है हमेशा दिमाग में वही चीज़। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है, जिनको आप पहचान नहीं पाते। ये तो बात हो गई वर्ष के पहले हिस्से की, मोटा मोटी मई तक की। अब देखते हैं मई के बाद के ग्रहों की स्थिति क्या हो रही है। मई के बाद की अगर मैं बात करूं तो जो परिवर्तन रहेगा आपकी कुंडली में, ग्रह गोचर में, वो जो है वो केतु आपके एकादश भाव में आ चुके होंगे तब तक, राहु आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे, शनि आपके छठे भाव में आ चुके होंगे, और गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान पर आ चुके होंगे। तुला वालों के लिए गुरु का भाग्य स्थान पर भी आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। जब गुरु की बात करेंगे तो करेंगे। फिलहाल एक सारांश की बात कर ली जाए कि मई के बाद जो है तुला वालों के लिए एक सामान्य स्थितियाँ अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार की रहने वाली हैं। एक तो धन की चिंता बढ़ेगी, आय कैसे हो, आय को लेके चिंतित भी रहेंगे, उत्तेजित भी रहेंगे, कुछ गलत डिसीजन होने की संभावना है रहेगी आपके लिए। आपको लगेगा कि अरे ये काम होगा तो एकदम से बस अब तो 1000 करोड़ जो है वो आ रहा है सीधे। ऐसे उत्तेजनाओं से बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि उसका अंत अच्छा नहीं होगा, उसमें बड़ी बाधा आएगी। और चिंतित भी रहेंगे, मतलब वर्तमान परिस्थिति से चाहे ठीक ठाक इनकम हो रही होगी, लेकिन आगे बढ़ लेंगे और आ जाए, इसकी भूख परेशान करेगी, और उस कारण चिंतित रहेंगे, व्यथित रहेंगे, दुखी महसूस करेंगे अपने आप को। वो कई बार सही भी हो सकता है और कई बार गलत भी होगा। कार्य क्षेत्र में अभी भी विवादास्पद स्थिति रहेगी, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मानसिक अशांति और अनिद्रा की समस्या से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। इसके लिए सावधानी और उपचार की जब मैं बात करूंगा तो उसमें चर्चा आपके लिए करूंगा कि उसको कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन एक सामान्य जो प्रेडिक्शन है दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष आप अनिद्रा और मानसिक अशांति के शिकार रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा और भटकाव का योग है। जैसे पहला हाफ अच्छा था, दूसरा हाफ जो है वो बिल्कुल विपरीत जाने की संभावना बना रहा है। एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको बहुत प्रयास करना होगा। कर्ज इस समय आसानी से मिल जाएगा, अगर लेना चाहेंगे एक की जगह 2 मिलेगा, लेकिन चुकाना बहुत कठिन होगा। इस समय का लिया हुआ कर्ज जड़वत हो सकता है, स्थिर हो सकता है, बहुत लंबे समय तक आपको परेशान और प्रभावित कर सकता है। तो बेहतर हो कि कर्ज लेने से किसी भी कीमत पर बचा जाए, न लिया जाए। शोध कार्यों में सफलता है। जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, कहीं एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, वर्चुअल लाइन में कुछ क्रिएटिव, आजकल जैसे AI, गेमिंग, ये वो तमाम चीज़ें, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वैसे कार्य में जो लोग हैं उनको बहुत सफलता मिलेगी। हालांकि व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उस तरह के कार्यों में सफलता मिलेगी, कुछ नया अचीवमेंट आप कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। मित्रों से खूब मदद प्राप्त होगी आपके लिए। संतान के दृष्टिकोण से समय कष्टकारी है। अनावश्यक के संतान से मन अशांत हो सकता है अगर संतान बड़ी है तो। अगर संतान प्राप्ति की संभावना है तो वहाँ पर बाधाएं आएंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक जो संतान का क्षेत्र है वो सकारात्मक दिशा में नहीं है, वो सकारात्मक संकेत बहुत नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कष्टकारी समय हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सफलता नहीं मिलेगी और बल्कि उलझ सकते हैं। तो बेहतर हो कि कहीं कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसे बाहर सलटा लिया जाए। कुछ नुकसान हो जाए छोटा मोटा क्षणिक, उसको बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन मामले को बढ़ाकर खींचकर अपनी ओर से
कई बार तो भाई परिस्थिति ऐसी आती है कि किसी भी कंडीशन पर सामने वाला पक्ष नहीं मानता, लेकिन अगर आपके हाथ में किसी भी स्तर पर जाकर समझौता करना हो तो आप समझौता करें, कोर्ट कचहरी से दूर रहें, बिल्कुल आपको क्योंकि बहुत परेशानी हो सकती है, और खुद भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको वहाँ तक ले जाए। तो यह था जो है वो तुला लग्न राशि वालों के लिए इस वर्ष का सारांश। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।